अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब, मैं हूँ आपके साथ सिफ़ान खान। नाज़रीन, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने पंजाब के अंदर गवर्नेंस के हवाले से उस्मान बुज़दार हुकूमत के कुछ अहम तरीन मामलात मंज़र आम पर वो लेकर आई। ये मामला आया तो जून 2022 में और ये कहा गया कि इट शुड बी रेफर टू द मैनेजमेंट, लेकिन अब ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में मामला आया और उन्होंने रेज़ किया और इस मामले की स्क्रूटनी और इस मामले पर मज़ीद तहक़ीक़ात और इस हवाले से अकाउंटेबिलिटी का मुतालबा किया। एग्जैक्टली हुआ कुछ यूँ कि पंजाब गवर्नमेंट जो 2020-21 के माली साल के दौरान एक बजट अप्रूव हुआ फॉर द लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी। इस बजट के मुताबिक तकरीबन 4.7 अरब रुपए मुख्तस किए गए और अप्रूवल हुआ तकरीबन 916 व्हीकल्स का कि ये गाड़ियां खरीदी जाएंगी। लेकिन इन एक्चुअली जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूवल दिया था उससे हटकर तकरीबन 2.12 अरब रुपए की, यानी 2 अरब 12 करोड़ रुपए की गाड़ियां 310 म्युनिसिपल व्हीकल्स जो हैं वो खरीदी गई और ये गाड़ियां जो खरीदी गई इसकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूवल नहीं दी। अच्छा, मामला सिर्फ यहाँ तक नहीं रुका, इनकी पूरी फहरिस्त और तफसीलात इस रिपोर्ट में सामने आई, जिसमें ये तकरीबन 4 किस्म की गाड़ियाँ थी, जिसमें रिक्शा भी शामिल थे, इसमें ट्रक भी शामिल थे, छोटे और बड़े दोनों ट्रक शामिल थे। इसके अलावा मुख्तलिफ अक़साम की और अहम तरीन गाड़ियाँ इसमें शामिल थीं। इन गाड़ियों की जो पेमेंट दी गई वो पेमेंट भी हैरानकुन तौर पर डायरेक्टली वेंडर्स को दी गई। इस रिपोर्ट के अंदर ये इंकशाफ हुआ कि जो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी थी, दे मेड डायरेक्ट पेमेंट्स टू द वेंडर्स इंस्टेड ऑफ मेकिंग परचेज बाय अडॉप्टिंग द पीपीआरए, यानी जो प्रोक्योरमेंट रेगुलेशंस थे उनकी धज्जियां उड़ाते हुए डायरेक्ट पेमेंट वेंडर्स को दी गई। और ये जो डायरेक्ट पेमेंट्स दी गई वेंडर्स को, इन पेमेंट्स की मद के अंदर इस पर संगीन एतराज़ात ऑडिट ने उठाए और ये मामला जब पीएसी में यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आया तो वहाँ पर भी इस पर संगीन एतराज़ात उठाए गए। उस्मान बुज़दार साहब की अहम तरीन जो गवर्नेंस रही उस पर संगीन सवालात उठते रहे हैं, ख़ास तौर पर फराह गोगी के किरदार के ऊपर, बुशरा बीबी के किरदार के ऊपर और ख़ुद उस्मान बुज़दार के बतौर पपेट इस्तेमाल होने के ऊपर, जिनको बानी पीटीआई वसीम अकरम प्लस कहते रहे। उनकी करप्शन की दास्तानें, उनकी गवर्नेंस के ऊपर उठते हुए सवालात वो पहले ही बड़े संगीन नौयत के थे। लेकिन सवाल यहाँ से ये है कि ये तकरीबन 313 गाड़ियाँ जिनकी मालियत 2 अरब से जायद की है, क्या इस हवाले से वाकई में सही मायनों में अकाउंटेबिलिटी होगी, यानी टैक्स पेयर का एक एक रुपया वापस लेने की पूरी भरपूर संजीदगी से कोशिश की जाएगी और ख़ास तौर पर ये ट्रायल स्पीडी होगा या इसी तरह ये प्रोसेस रेंग कर आगे बढ़ेगा। हम ये जानते हैं कि इस रिपोर्ट के अंदर ये कहा गया कि दिस मैटर वाज रिपोर्टेड टू द मैनेजमेंट इन जून 2022, यानी तकरीबन 2.5 साल का अरसा बीत चुका है जिस पर यह मामला स्कैंडल के सूरत में सामने रिपोर्ट हुआ था, मैनेजमेंट को रेफर किया गया था। आज 2.5 साल बाद ये मामला अकाउंट्स कमेटी में सामने आया है, तो अब मजीद कितना अरसा और दरकार है इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचने के लिए? बड़ा अहम और संगीन सवाल है और ख़ास तौर पर क्या ये विच हंटिंग है या वाकई में करप्शन की संगीन दास्तान और संगीन वारदात है जिस पर आज ये पर्दा उठा है। इस रिपोर्ट पर, इसके मजीद होने वाले इसमें इंकशाफात पर और इसमें सियासी नौयत और गवर्नेंस के हवाले से उठने वाले अहम तरीन इंकशाफात के किस तरह पोस्टिंग्स, ट्रांसफ़र और अवार्ड्स, कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड्स होते थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अप्रूवल के बगैर, सारी तफसीलात एक ब्रेक के बाद बेनकाब में हमारे साथ रही। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की गाड़ियां 310 के करीब गाड़ियां खरीदी गई जिनकी मालियत 2 अरब रुपए से जायद की थी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मामला आया, पंजाब हुकूमत और नून लीग इन अहम मामलात के बारे में क्या सोच रही है? उज़मा करदार साहबा नून लीग के सीनियर रहनुमा प्रोग्राम में साथ मौजूद है। उज़मा साहबा, ये लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का जो अहम तरीन मामला सामने आया, इस मामले को लेकर आपकी पार्टी की और आपकी राय क्या है? कितने कमिटेड हैं आप लोग के ये जो एम्बेजलमेंट हुई है एलिजिडली, इसको रिकवर भी करेंगे और अकाउंटेबिलिटी होगी ऑफ एवरी पेनी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया सिफान। देखें, मरियम नवाज जो हैं, जिस दिन से वो आई हैं वो आपके सामने है कि वो सुबह से लेकर रात तक इस कोशिश में होती हैं कि टैक्स पेयर का पैसा टैक्स पेयर की बेहतरी के लिए लगे। उन्होंने कितने, मेरे ख्याल में 80 इनिशिएटिव लिए, वो सिर्फ लोगों की भलाई के लिए, पंजाब की जिंदगी लोगों में के कोशिश है। अब अगर हमारे सामने कोई करप्शन का स्कैंडल आए जिसमें 2.25 अरब जो था फिर का लूट मार करके खा पी गए, तो आपका क्या चीज जो है इसको जाने देंगे? ये कोई हराम का पैसा था, ये जो कि गरीब आवाम अपने टैक्सेस में देती है, तो ये वो खुशहाली के ऊपर उनके ऊपर लगना चाहिए। अब ये पब्लिक अकाउंट पंजाब असेंबली की है, इसमें ये मामला आया है कि 3
गाड़ियां इन्होंने ली, इन्होंने 2.25 अरब की लागत बोर्ड ऑफ गवर्नेंस से इन्होंने कोई उसकी अप्रूवल नहीं ली। बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के थ्रू ये गए, जो एक प्रोक्योरमेंट एक रेगुलेटरी पॉलिसी है, एक फ्रेमवर्क है जिसके मुताबिक रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। जब भी कोई हुकूमत कोई भी चीज ऑर्डर, तो उसके मुताबिक आप जाते हैं। ये नहीं होता कि आप जो दिल करे, आप जहां दिल करे उठा के वो पैसा इस्तेमाल कर। उन्होंने ना वो रूल्स फॉलो किए, ना कोई फॉर्मल इन्होंने परमिशन। इसका मतलब है कि ये घपला हुआ है। इसका मतलब है कि कोई लूट कर रहा था, और ये जो गाड़ियां हैं ये इसके पैसे टैक्स पे हैं। आपको खुद पता है कि बुजदार सरकार जो है वो करप्शन का गढ़, उनका अपना दफ्तर था। फरागोगी के कारनामे थे, गुजर के क्या कारनामे थे, ताने बाने कहां जाके बनी गए थे, और किस तरह उन्होंने अरबा रुपए मनी लॉन्डर करके ताहिर खुर्शीद जब सेक्रेटरी था उसके थ्रू उन्होंने बाहर भेजे, अब खुद भी बाहर भाग गए हैं। इसलिए क्यों अब जो है अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, और पहला स्कैंडल आया है, और जितने लोग इसमें उस वक्त मौजूद थे या जिनके ताने बाने स्कैंडल से मिल रहे हैं, उनको पब्लिक ने बुलाया है, और पूरी तरह से आखिरी हद तक हम उस्मा साहब यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी के नाम पर विच हंटिंग भी बहुत हुई है, और आप लोग खुद भी इस विच हंटिंग का मुतासिर हुए हैं। नून लीग अपनी, यानी आपकी जब ऑपोजिशन थी तो वहाँ एंटी करप्शन आए रोज जायदादें और प्रॉपर्टीज मुस्मार करती थी नून लीग के अरकान असेंबली की, और वो ये कहा जाता था कि ये गैर कानूनी है, नाजायज़ है। अच्छा, ये हमेशा हुआ है कि विच हंटिंग हुई है, लेकिन वी आर होपफुल कि आप ये कह रही हैं कि ये वाकई में करप्शन हुई है और आप लोग इसकी एंड तक, रूट कॉज तक जाएंगे। लेकिन ये बताएं, बुजदार तो खुद एक पपेट थे ना, जो आप लोग कहते हैं, किसकी ईमा पर ये ताने बाने जो आप कह रही हैं कहां से होता था? ये बुशरा बीबी थी, फरागोगी भी कहीं से कार्ड्स उनके चल रहे थे ना? ये बानी पीटीआई वाज हिमसेल्फ रिस्पांसिबल फॉर ऑल दिस? कौन था इसका रिस्पांसिबल? आपको तो आप है कि ये गैंग ऑफ 5 ऑपरेट कर रहा था बनी गाला से। बुशरा मानिका है, उसकी जो बेस्ट फ्रेंड कौन थी? फरागोगी थी। फरागोगी तो उसकी फ्रंट पर्सन थी। सारा जो सारी जो है वो तो डायरेक्ट जाता था बनी गाला। ये उसको तो, इसको फरागोगी को तो शायद 10% दे देते होंगे, बाकी 90% तो बनी गाला में इनकी जेब में। उस गैंग में जनाब कौन कौन शामिल था? उसमें इमरान खान, फिर बुशरा मानिका, फिर फैज हमीद, फिर के जुल्फी बुखारी, इस तरह के ये जो शहजाद अकबर, ये सारे बीच में मुलव्विस थे। इन्होंने इतना पैसा कौम का लूटा है कि आपके सामने कब इन कैरेट हीरे की कहानी सामने आती है, कभी ये 190 मिलियन पाउंड हमारे सामने आती है, कभी वो फॉरेन फंडिंग। तो ये 22 साल इन लोगों की आंखों में धूल झोंकी है। पानी साहब ने कहा कि जी मेरी तो के खिलाफ है, और पता ये चला कि उनके दौर में करप्शन अरूज है। लेकिन उसमें ये बताएं कि जैसे आपने टीके का जिक्र किया, ताहिर खुर्शीद का टीके का आपने जिक्र किया, वो मामला हमने देखा कि बहुत उठा। फिर ये भी मामला सामने आया जो अलीम खान लेकर आए थे, फिर आप भी लेकर आई थी कि किस तरह ट्रांसफर पोस्टिंग के ऊपर पैसे बनाए गए, डीसी पोस्टिंग्स कितने रुपए में होती थी, इतने करोड़ उसमें खर्च होते थे। लेकिन ये तमाम चीजें एक बयानिए की हद तक रहीं, और इस बयानिए के बुनियाद पे पीटीआई के खिलाफ एक मुहिम तो चली, लेकिन अकाउंटेबिलिटी के नाम पर कुछ नहीं। हमने देखा कि ताहिर खुर्शीद हो या उस्मान बुजदार पे भी जो केसेस बने, वो भी इन द एंड अल्टीमेटली बुजदार किधर गए? खामोश हो गए, राइट लेफ्ट हो गए, साइड में छुप गए। तो जो जिसे कहा जाए मीनिंगफुल अकाउंटेबिलिटी तो ताहाल नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? वजह क्या रही इसकी? इनकी जो बाकियात है ना, इनके आपको बड़े बड़े सहूलतकार मिलेंगे, जो कि आपको जुडिशरी में भी मिलेंगे, और में भी इनके सहूलतकार मिलेंगे। वो बाकियात आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो। और आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि जो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए थी वो तरह नहीं हुई। एक तो जो 190 मिलियन पाउंड वाला जो केस है वो अभी पेंडिंग है। फॉरेन फंडिंग का जो केस है वो भी इनके खिलाफ फर्द जुर्म हो चुकी है। अब ये जो मामला है रुकने वाला नहीं है। इंशाल्लाह ताला हम देखें, जो इन्होंने मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ के खिलाफ जो केसेस बनाए हुए थे, आपको पता है कि वो जस्टिस जावेद इकबाल जो कि नैब के
चेयरमैन थे, किस तरह उन्होंने उनको ब्लैकमेल किया, उनसे रेफरेंसेस, बोगस रेफरेंसेस जो हैं वो दिलवा के सबको जेलों में इन्होंने डाला। तो से ये सारे बरी हुए। अब ये जो बानी, ये जो इतना बड़ा ड्रामा किया इन्होंने कि इतनी लूट मार और करप्ट की, तो इसको इसकी इनको अकाउंटेबिलिटी देनी पड़ेगी। अच्छा, बात नहीं बनती है। इसमें हैरानकुन तौर पर ये सबूतों से ही आगे चलेगी बिल्कुल। ना। अच्छा, इसमें एक बात और भी अहम सामने आई कि जो अमाउंट जारी की गई वो बेसिकली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अप्रूवल के बगैर हुई इरेगुलर परचेज थे, लेकिन इसमें यह भी ऑब्जर्व किया गया जो पेमेंट्स थी वो डायरेक्टली वेंडर्स को गई थी इंस्टेड ऑफ मेकिंग परचेजेस बाय अडॉप्टिंग पीपीआर, जिसका आपने जिक्र शुरू में किया था। यानी ये जो वेंडर्स थे जिनके जरिए गाड़ियां खरीदी गई, इन तक भी पहुंचना चाहिए, जिनको अरबों रुपए मिल गए और उन्होंने अरबों रुपए बनाए इस दौरान, कि ये कौन थे, इनका पीटीआई से ताल्लुक क्या था, ये उस्मान बुज़दार के जानने वाले थे, फराह गोगी के जानने वाले थे, ये बानी पीटीआई के जानने वाले थे, उनकी अहलिया के कौन लोग थे जिनको ये गाड़ियां जो डायरेक्ट पेमेंट। जी, आपके सामने है ये क्यों इस तरह किया। ये इसलिए किया जाता है कि बड़ी भारी भारी कमीशंस जो हैं, इससे अगला देखे ना, वेंडर्स को आप क्या कहें, उन्होंने बेचना है, वो तो बिजनेस करना है, उन्होंने करनी है। और अगर हुकूमत जो है वो कमीशंस की आड़ में ये सारा पैसा जो है वो इस तरह से बगैर एक प्रोसीजर फॉलो किए, बगैर एक रेगुलर तरीके के जाने के बजाय अगर ये कर रही है, इसका माल खाया जा रहा है, माल बनाया जा रहा है, माल खाया जा रहा है, और इसकी रीजन है ही नहीं। देखें, इतनी जो आपके जो पब्लिक है उसको जब आप इस्तेमाल करते हैं तो वो बड़े सख्त उसके कवानीन हैं। ऐसे नहीं आप मुंह उठा के तो जब दिल करे आप उठा के तो खजाना से निकालें और जहां पर इस्तेमाल करें। बड़े स्ट्रिक्ट इसके रूल हैं, और अगर आप उनको बाईपास कर रहे हैं इसका मतलब दाल में काला है, पूरी दाल ही काली है। ये नहीं कि आप बहुत सारे लोग बहुत सारा पैसा वो भी टैक्स पेयर के एक्सपेंस में बना रहे हैं। ठीक है, तो कोई भाम है ही नहीं। लेकिन उस्मान साहब, ये बात है कि दाल काली है पूरी, लेकिन ये देखें कि ये मामला और इस तरह के और बहुत से मामले जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का निज़ाम है हमारे यहाँ, ये मामला भी द मैटर वाज रिपोर्टेड टू द मैनेजमेंट इन जून 2022, 2022 में रिपोर्ट हुआ। आज हम दिसंबर 2024 में खड़े हुए हैं, आज भी ये मामला अकाउंट्स कमेटी में गया है। अब 2.5 साल का अरसा तकरीबन ये गुजर चुका है, आगे कितना और अरसा गुजरना है। जिन्होंने गाड़ी ली, जिन्होंने खरीदी, जिन्होंने पेमेंट दी, जिन्होंने इस्तेमाल की, वो तो अपने मजे लेकर आगे जा चुके। अभी 2.5 साल तक ये मामला पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जिस स्पीड से ये आगे बढ़ रहा है, तो हम क्या तवक्को रखेंगे, क्या यही स्पीड रहेगी इसके आगे बढ़ने की? देखिए, आपने खुद ही देखा है पंजाब में क्या भूचाल आया हुआ था, एक आईनी बहरान था। जिस तरह से हमजा शहबाज की जो हुकूमत है, किस तरह से उसको उखाड़ पुचाड़, आपको पता है कि किस तरह से वो पंचायतें लगी सुप्रीम कोर्ट में जी। फिर इनको घर भेज के तो परवेज इलाही को बिठा दिया गया। वो जब गए तो उसके बाद फिर वो केयरटेकर हुकूमत आ गई, तो इनमें से केयरटेकर हुकूमत फिर साल रही, और सिर्फ उनका तो ये मैंडेट था नहीं, वो कर सकते थे ना, वो इसमें प्रोब कर सकते थे ना, इसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकते थे। तो इस मामला जो था वो लटकता रहा। अब हमारी जब एक असेंबली आई है, अकाउंट्स कमेटी जो है वो फाल हो चुकी है, तो अब ये मामला आ रहे हैं, और ये एक नहीं और भी इस तरह के बहुत सारे मामला उठेंगे। अच्छा, यानी आप ये कह रही हैं कि एक नहीं बल्कि और भी बहुत से मामला है जो सामने आ सकते हैं आगे चलकर, और स्कैंडल्स भी। बिल्कुल, देखें, आपको पता है कि हमारे जो पीटीआई के एमएनएज और एमपी वो रोते हुए जाते थे जनरल बाजवा के पास और कहते थे कि जी खुदा के लिए पीएम को समझाएं कि ये बुज़दार को बदलें, क्योंकि हम तो दिखाने के काबिल ही नहीं रहे, मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, इतनी करप्शन हो चुकी है। लेकिन बानी साहब ने क्या किया, उन्होंने जनाब मेरा तो ये वसीम अकरम प्लस है, इसको तो कोई हाथ ही ना लगाए। वो बेचारा पपेट था, वो तो साइड पे बैठा रहता था। ये अपनी डिफेक्टो चीफ थी, अपनी मर्जी से वो पूरा सूबा चलाती थी, और जो वो डोरियां थी वो बुशरा भी। और आप यकीन करें, अलीम खान सही कहते हैं, वो कहते हैं कि जब लगाना होता था
तो उसकी तस्वीर पहले जाती थी बीबी के पास, अगर वो अमलियात करके उस पे कांटा लगा देती थी तो वो सेक्रेटरी नहीं आ सकता था, और अगर वो टिक लगाती थी फिर वो था। इन्होंने तो, मैं कहती हूँ कि कोई प्रोजेक्ट, कोई ऐसा नहीं था जिसमें से पैसे इन्होंने मनी लॉन्डर करके गए हो। आप देखें तो सही, इन्होंने क्या वो जो फराह गोगी का जाके गाँव पेरिस बना हुआ है वो, हालांकि ना वो एमपीए थी ना वो एमएनए थी, सारे कंट्रोल में थे। इन्होंने तो जिसे कहते हैं ना अखीर की हुई थी करप्शन। एग्जैक्टली। अब ये जो कांटे लगते थे और टिक लगते थे, मैं उम्मीद करता हूँ उस्मा साहब अभी भी ये हो रहा है या अब ये सिलसिला रुक गया होगा आपके नजदीक, अभी भी चल रहा है ये सिलसिला कि ये अली अमीन है तो ये उमर अयूब जनरल सेक्रेटरी होंगे तो सलमान अकरम राजा होंगे? नहीं, देखें आपके सामने मरियम जो है वो पहली दफा इस पोजीशन पे आई और उन्होंने कहा जी मेरी बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है, अगर ट्रांसफर पोस्टिंग का तो कोई नाम ही ना ले। देखिए सारी करप्शन शुरू होती है ट्रांसफर पोस्टिंग से शुरू होती है ना, आपने देख ही लिया है। उन्होंने कोई मिनिस्टर, कोई एडवाइजर, कोई एमपीए, कोई किसी ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए मुझे अप्रोच नहीं करेगा, और मन है आपको, किसी ने ये नहीं करना बिल्कुल। उनका फोकस भी, मैं आपको एक मिसाल देती हूँ आपको। अभी ये तो होनहार तलबा जिनको स्कॉलरशिप मिला, तो ये तो नहीं किया गया ना कि तेरे घर से, मेरे घर से, रिश्तेदारों से, अपनी पार्टी के लोगों को जनाब आप बंदर बांट करके जो सारी चीज और कहे जी वाह वाह हम तो बड़ी जबरदस्त की वेबसाइट थी, उसमें पूरी दुनिया ने माना कि बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से विदाउट एनी फेवरेटिज्म जो मेरिट पे दिए गए, वो तलबा जिनको बिला तफरी हम उम्मीद करते हैं उस्मा साहबा के ये आप अकाउंटेबिलिटी भी इसी मेरिट के साथ आप लोग इन केसेस को आगे लेकर बढ़ेंगे जो बुज़दार साहब की करप्शन के आ रहे हैं। थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। आफ्टर दिस ब्रेक हम खैबर पख्तूनख्वा के और मुल्क के मजमूई सियासी हालात, अली अमीन गंडापुर की गवर्नेंस पे पेशावर चलेंगे, वहाँ चल के बात करेंगे जी कि वहाँ सूरत हाल क्या है इस वक्त। यही बुज़दार प्लस यानी वसीम अकरम प्लस चल रहा मामला या कुछ और है? एक ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब। अहम तरीन सवालात हम पूछ रहे हैं खैर पख्तूनख्वा में हालात क्या हैं, ख़ास तौर पर जो गवर्नेंस चेंज या गवर्नर राज की बातें थी, फिर कहा गया जी कि शायद कोई इन हाउस चेंज हो सकती है। आरिफ यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ है पेशावर के, सीनियर सहाफ़ी हैं। आरिफ साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताएं कि गवर्नेंस के हवाले से क्या मामलात हैं, ख़ास तौर पर गवर्नमेंट चेंज के हवाले से क्या कोई वर्किंग हो रही है गवर्नर राज पर या इन हाउस चेंज के ऊपर? आरिफ साहब देखिए सैफान साहब, जहां तक खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस का ताल्लुक है वो तो ना होने के बराबर है जी। ये बदकिस्मती है कि पख्तूनख्वा के अवाम को जो तहरीक इंसाफ की अभी उनकी तब्दीली 11वें साल में दाखिल हो गई है, तो 11 साल तब्दीली पख्तूनख्वा के अवाम पर बहुत भारी पड़ रही है, कारीवार साबित हो रहा है। यहाँ पर गवर्नेंस तो कोई नहीं है, साथ में यहाँ जो थोड़ी बहुत इंडस्ट्री थी वो श्रिंक हो रही है, प्रॉपर्टी का कारोबार मुकम्मल बैठा हुआ है, आम जो कारोबारी तबका है वो मुतासर है, और हुकूमत रोजाना आए रोज एहतजाज इस्लामाबाद की तरफ, लॉन्ग मार्च, शॉर्ट मार्च, यलगार, इस तरह की ये सारी चीजें हैं। तो बहुत पैथेटिक सिचुएशन है खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस के हवाले से। बल्कि मैं तो आपको ये कहूँ कि जो इनके वज़रा हैं उनको अभी तक ये मेरे ख्याल से उनको इदराक नहीं हुआ कि वो वजीर हैं, जिस महकमे के वजीर हैं उनके सेक्रेटरी से लेकर नीचे जितनी हरारकी है वो तमाम उनके मातहत हैं, उनको कुछ काम भी करना है। लेकिन हम देखते हैं कि अब तहरीक इंसाफ एक अजीब व गरीब नैरेटिव, अक्सर जब हम उनसे कारकर्दगी के बारे में सवाल करते हैं कि आप लोग जब से आए हैं तो आप लोगों ने पख्तूनख्वा का बेड़ा गर्क कर दिया और कारकर्दगी कोई नहीं है, तो वो कहते हैं कि हमें पख्तूनख्वा के अवाम ने वोट बानी पीटीआई को रिहा करने के लिए दिया है, हमें काम के लिए वोट नहीं दिया। तो अब तो वो खुल के इस बात का एतराफ भी करते हैं कि हम लोग यही बर्बादी फेरेंगे, वोट तो हमें वैसे भी लोगों ने इमरान खान की रिहाई के लिए दिया है। हालांकि जितनी बाहर पीटीआई की लीडरशिप है ये बानी पीटीआई की रिहाई नहीं चाहती। अच्छा, ये रिहाई नहीं चाहती। और ये जो दूसरी बात थी कि गवर्नर राज का हो या इन हाउस चेंज का हो, तो क्या वाकई इस तरफ पेशरफ्त है कोई, या ये गवर्नमेंट यही रहनी है, सिस्टम यही चलना है, कंपनी यही चलनी है अली अमीन गंडापुर वाली?
देखिए, मैं तो पर्सनली समझता हूं कि कंपनी ये इसी कंपनी ने कंटिन्यू रखना है। अच्छा। कितने अरसे तक रखना है ये अलग बात है, लेकिन अली अमीन गंडापुर ने ही वज़ीर आला रहना है। अगले 1 साल तो इन्होंने पूरा करना है। साल के बाद इम्कान है कि नए प्लेयर्स का इंतखाब हो। हालांकि तहरीक इंसाफ के अंदर, जो पीटीआई के अंदर अरकान असम्बली है, शदीद तरीन मायूसी का शिकार है। अपने वज़रा से भी मायूस है, अपनी कारकर्दगी से असम्बली में मायूस है। खाली तकरीरें होती है, असम्बली का इजलास होता है तो तकरीरें होती है, काम कोई होता नहीं है। तो इस तरह एमपीएस के भी काम नहीं हो रहे। तो ये तमाम चीजें मिला के इनकी पार्टी के अंदर और तहरीक इंसाफ की जो अरकान असम्बली है, उनमें एक अदम एतमाद है। और हम कुछ अरकान असम्बली को जानते हैं जो कि अली अमीन के शदीद मुखालिफ हैं, लेकिन चूंकि इस वक्त अली अमीन के पास एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी की ताकत है, तो ऐसे लोग जो उनसे नाला भी है, नाराज भी है, और वो चाहते हैं कि कोई तब्दीली आए, इन हाउस तब्दीली आए, लेकिन वो कोई अटेम्प्ट करने की पोजीशन में नहीं है। तो अभी हम उस्मान बुज़दार के मामला डिस्कस कर रहे थे उज़मा करदार साहिबा से, तो वहाँ ये तस्करा हुआ कि बुशरा बीबी, फराह गोगी ये किस तरह सिस्टम चला रहे थे और फिर करप्शन उस्मान बुज़दार के जरिए हो रही थी, अपॉइंटमेंट से लेकर दीगर मामलात में। तो क्या, क्योंकि बुशरा बीबी अब बाहर आ चुकी है, क्या यही एग्जैक्ट मॉडल फॉलो हो रहा है या डिफरेंट है? यहाँ पर क्या किस तरह से मामला चल रहे हैं? मिशाल यूसुफजई का किरदार क्या है, क्या था या क्या है अब, और किस तरह ये वर्किंग हो रही है पूरी? आरिफ साहब देखिए, अगर उस्मान बुज़दार को एक टैग के तौर पर लिया जाए तो फिर तो अली अमीन गंडापुर भी उस्मान बुज़दार से कम नहीं है। अच्छा। बल्कि लोगों ने महमूद खान को बुज़दार प्लस कहा था, तो अली अमीन गंडापुर उस लिहाज से बुज़दार प्लस प्लस हो गए। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह वहां पर गवर्नेंस थी उस्मान बुज़दार की, यही पैथेटिक सिचुएशन पख्तूनख्वा में है। हाँ, जिस चीज में ये लोग तरक्की कर रहे हैं वो करप्शन के नए रिकॉर्ड खैबर पख्तूनख्वा में कायम हो रहे हैं। और जितनी पोस्टिंग ट्रांसफर्स होती हैं वो सबको पता है कि कहां से होती है, कौन मैनिपुलेट करता है, कौन रेट्स क्या लग रही हैं। तो करप्शन तो शुतर बेमुहार है पख्तूनख्वा में इस वक्त, और इसकी कोई पूछ नहीं है। इस तरह भी है कि पीटीआई के कुछ कायदीन बशमूल अली अमीन गंडापुर ये लोग कहते हैं कि हमारे ऊपर बहुत बोझ है, हमने कुछ और लोगों को भी खुश करना होता है, हमने बनीगाला के अखराजात, अब तो बुशरा बीबी यहाँ पर है, पहले कहते थे बनीगाला बंद भी हो उसके अखराजात हम लोग उठाते हैं। साथ में ये भी होता था कि इमरान खान की रिहाई के लिए जो तहरीकें हम लोग चलाते हैं, जो वकला के अखराजात है, कारकुनान को पैसे दे रहे हैं। अब ये अंदाजा नहीं है कि किसको कितने पैसे दे रहे हैं, लेकिन इन तमाम नामों के ऊपर मतलब एक जस्टिफाइड करप्शन सामने आ रही है कि ये हमारी जरूरत है और हमने इसको पूरा करना है, तो हमने कहीं से मार्केट से पैसा तो हमने उठाना है। तो और इस पूरी सूरत हाल के अंदर अवाम मुतासर हो रही है, गवर्नेंस मुतासर हो रही है, अमन व अमान बुरी तरह मुतासर हो रहा है सब, और उस पर भी कोई तवज्जो नजर नहीं आ रही गवर्नमेंट की। देखिए, ये हुकूमत तो बुनियादी तौर पर जब से आई है, इनके जहन में अभी तक ये चीज बैठी नहीं है कि इनको लोगों ने वोट देकर इन असम्बलियों तक और इस हुकूमत तक पहुंचाया है। ऊपर से अली अमीन गंडापुर इज लाइक अ सैंडविच बिटवीन द एस्टेब्लिशमेंट एंड इमरान खान। वो सैंडविच बने हुए हैं। वो अपने कायद को खुश करें, यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट को खुश करें, तो उनके लिए दोनों को राजी रखना और इस तरह के इस इम्बैलेंस सिचुएशन को बैलेंस आउट करना काफी मुश्किल पड़ रहा है उनके लिए। अब ये है कि अवाम ने तो जाहिर बातें मुतासर हो रहे हैं, पीटीआई के लोग भी अवाम में ही आते हैं, वो भी इससे मुतासर हो रहे हैं। और साथ में मैं आपको एक और बड़ी दिलचस्प बात बताऊं कि जितनी अब डेवलपमेंट्स अनफोल्ड हो रही हैं कि तहरीक इंसाफ का एहतजाज है तो एहतजाज नाकामी की सूरत में बदल जाता है। अब तो तहरीक इंसाफ के कारकुनान के कान मैंने इमरान खान से एक सवाल किया था कि फौजी जर्नलों के खिलाफ बातें तो कान कान तक पहुंच चुकी है, तो अभी एक और बात तहरीक इंसाफ के कारकुनान के कान कान तक पहुंच चुकी है कि अली अमीन गंडापुर समेत इनकी तमाम लीडरशिप ये मैनेज्ड लीडरशिप है, ये इस वक्त मैनिपुलेटेड है और ये इमरान खान के साथ मुखलिस नहीं है। तो ये एक अदम एतमाद की कैफियत बिल्डअप हो रही। इसीलिए अली अमीन ने गुज़िश्ता रोज पेशावर में योम शुहदा के नाम से एक जलसे का इनेकाद किया। मुकामी तौर पर पेशावर के कारकुनान आए थे, कोई इतना बड़ा नहीं था, लेकिन वो कारकुनान को भी कॉन्फिडेंस देना चाहते हैं, उनका एतमाद भी रखना चाहते हैं। जाहिर बात है कि
कारकुनान रिवोल्ट करते हैं, तो आप लोगों ने कुछ मनाजर देखे थे कि अली अमीन को इस्लामाबाद मार्च के दौरान वॉशरूम तक नहीं जाने दिया जा रहा था। कहीं पर वो कह रहे थे कि मैं वुज़ू बनाने जा रहा हूं, तो उनको नहीं छोड़ रहे थे। तो इनके ऊपर ये भी एक बड़ा प्रेशर है अपने कारकुनान का। सही है। मैं आरिफ साहब ये फाइल बताइएगा, ये ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि गोलियां इनके गार्ड से चली थी, इस बारे में कोई तहकीक हुई? वाकई में ये दुरुस्त था या ये सिर्फ एक इल्जाम था? देखिए, खायर साहब उनकी हुकूमत है, उनके पास कोई शवाहिद होंगे, वो ऐसे कोई बात करेंगे, कोई गैर जिम्मेदाराना बयानात तो मेरे ख्याल से वो नहीं दे सकते। लेकिन ये तो अभी तहकीकात तलब बात है कि गोलियां कहां से चली, किसने गोलियां चलाई। मैंने आपके शो में पहले भी कहा था कि हमारे पास इस तरह की इत्तलात हैं कि इन लोगों ने कुछ कारकुनान को साथ में पिस्टल ले जाने की इजाजत दी थी, ये कहा था, और जिम्मेदारान ने ये कारकुनान तक कुछ बातें इस तरह कन्वे की थी कि दरअसल तैयारी क्या थी। यहां पर तो लोगों से पेशावर में बुशरा बीबी ने कारकुनान से हल्फ लिया कि ये जिहाद है, अब आप लोग जिहाद के निकलने के लिए, पख्तून बड़ी गैरतमंद कौम है, ये मैदान नहीं छोड़ते, मैदान में खड़े रहते हैं, जाने देते हैं। तो फिर जाहिर बात है कि जब आप लोगों से हल्फ लें, आप लोग को जिहाद के उसमें फॉर्मेट में डाल के उनकी उस तरफ जहन डाल दें, तो फिर पख्तून है, जाहिर बात है अगर उन्होंने मरने जाना था तो मैं आपको बताऊं कि उन पख्तूनों ने छोड़ना भी नहीं था। तो साथ में ये लामहाला होना था। फिर इन्होंने कन्वे किया कि आप अपने, और वो अपनी हिफाजत के लेके गए थे। अब ये पिस्टल और ये गोलियां ये कहां से चली हैं, ये तहकीकात होनी चाहिए। इसको तहरीक इंसाफ अगर कहती है, हर बार तहरीक इंसाफ का ये बयानिया कि हम लोग फंस गए, हमारे खिलाफ साजिश हो गई। भाई आपके खिलाफ साजिश होती है, लेकिन मैदान में चेहरे आप लोग के होते हैं। तो वो पख्तून जो यहाँ से हल्फ लेके बुशरा बीबी और अली अमीन लेके गए थे, वो तो कुछ लोग जान से गए, कुछ जख्मी हो गए, कुछ गिरफ्तार हो गए, कुछ की गाड़ियां जब्त हो गई, लेकिन ये तो वहां से गायब हो गए। फिर सरकारी प्रोटोकॉल में उनको दोबारा एक रास्ता अली अमीन ने देखा है जो मुनाल साइड से पहाड़ी हरीपुर डिस्ट्रिक्ट में आप फॉल करते हैं, 15-20 मिनट में आप पख्तूनख्वा में होते हैं। तो ये रास्ता उनको बाकायदा एस्कॉर्ट किया गया, इसलिए कि वो उनके सेंसिटिव हालात थे कि कहीं वो कारकुनान के हत्थे ना चढ़ जाएं, उनको बचाना भी था। और फिर आखिर में ये लोग कहते हैं कि फिर कारकुनान को, तो इस तरह अब ये जो चीजें बिल्डअप हो रही है पार्टी के अंदर, कारकुनान शदीद मायूसी का शिकार है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा इस नोट पे आपका कि आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया और अपना मौक़िफ़ दिया इस हवाले से। खैर पख्तूनख्वा में सियासत क्या हो रही है और मुस्तकबिल का मंजरनामा क्या हो सकता है, साथ साथ पंजाब में अहम तरीन गवर्नेंस के इशूज़ और उस्मान बुज़दार की हुकूमत में होने वाले उठने वाले अहम तरीन स्कैंडल्स जो अब मंजर आम पर आना शुरू हुए हैं। प्रोग्राम के इब्तिदाई हिस्से में बात करी। फीडबैक दे सकते हैं फेसबुक, ईमेल्स और एक्स पर। देखते रहिएगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।